Good morning, everyone. Today I am going to explain the third topic of chapter number 1. And the third topic is scope and significance of macroeconomics. Student, first we know about the scope of macroeconomics. Student, you know what is the meaning of the scope? The meaning of scope is the area that we read in macroeconomics. इसका मतलब ये हुआ कि macroeconomics में हम किन किन एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं. So there are different scopes. Number 1, estimation of national income and related aggregates, theory of employment, theory of money, theory of general price level, inflationary and deflationary gaps, role of government, last one, exchange rate and balance of payment. First, we go through the first point, estimation of national income and related aggregates. Estimation of national income under the macroeconomics, we read about the how we estimate our country's national income and national incomes studied by the related aggregates. Related aggregates means GDP and NDP. ये GDP और NDP क्या है? GDP NDP in the sense aggregate gross domestic product and net domestic product. यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम किस तरह से स्टडी करेंगे ये हम पढ़ते हैं. थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली इसमें हम कीन्सियन की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं और कीन्सियन की थ्योरी हमें ये बताती है कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि एग्रीगेट डिमांड दैट इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई किस तरह से होगी. आज हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. थ्योरी ऑफ मनी we all know about money that controlled by the सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री. हम सभी जानते हैं हमारी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है. आरबीआई ही ये फिक्स करती है कि सीआरआर कितना होगा, एसएलआर कितना होगा, क्या रेपो रेट होगा, क्या रिवर्स रेपो रेट होगा. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, most students just listen very carefully. These scopes that is same as the chapter's name. अंडरस्टैंड, ये सारे के सारे जितने भी स्कोप या एरिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, यदि हम चैप्टर के बुक का इंडेक्स देखते हैं तो सेम चैप्टर नेम भी हमें यही देखने को मिलते हैं. तो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है ही नहीं. जब हम चैप्टर नेम अगर हमें याद होंगे तो हम स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इजिली लिख सकते हैं. Then we go through the fourth point, theory of general price level, inflationary and deflationary gaps. यहाँ हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं. सपोज हम बात करते हैं कि पार्ले जी का एक बिस्किट जो है वो 5 रुपीज का हमें मार्केट में मिलता है. अचानक से उसी बिस्किट का प्राइस 6 रुपीज हो जाता है तो हम बोलते हैं क्या हो गया, बिस्किट महंगा हो गया है. दैट इज नोन एज ए इन्फ्लेशन. और यही पार्ले जी का जो 5 रुपए का बिस्किट है यह अगर हमें 4 रुपए में मिलने लगता है तो हम बोलते हैं द प्राइस ऑफ द पार्ले जी बिस्किट इज फॉल डाउन. दैट नोन एज ए deflationary gaps. Understand? Fifth one is role of government. अब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करती है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम यह भी पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से इनकम अपनी इंक्रीज करती है यानी रेवेन्यू को इंक्रीज करती है, और ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, किस तरह से एक्सपेंडिचर्स के थ्रू एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करती है. लास्ट वन है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये किससे रिलेटेड होता है? एक्सचेंज रेट दैट बेसिकली रिलेटेड टू अ डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज टू द डॉलर. प्रेजेंट टाइम में डॉलर जो है वो कितना है, नियर अबाउट 71 रुपीज. तो किस तरह से हम $1 के बदले में 71 रुपीज के बेस पर हम $1 को परचेज कर सकते हैं. अब लास्ट वन है बैलेंस ऑफ पेमेंट. दैट इज ऑल्सो योर बुक्स लास्ट चैप्टर. बीओपी में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारी कंट्री क्रेडिट और डेबिट साइड में बीओपी को मेंटेन करती है. The next heading of the
थर्ड टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, यह हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कंट्री की नेशनल इनकम कैसे स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट बजट रिवेल्स के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर हम मैप बनाते हैं कितनी ग्रोथ हुई है और कितनी डेवलपमेंट हुआ है कंट्री के अंदर, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें यह जानकारी देती है कि किस तरह से हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बेस पर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई कंट्रोल करती है, फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ये हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में मदद करती है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस हमें ये बताता है कि वर्ल्ड में इंडिया का क्या स्टेटस है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस लेवल की पॉवर्टी को कंट्री फेस कर रही है और एनवायरनमेंट में कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो गया है और किस तरह से उस पॉल्यूशन को खत्म करना है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें यह भी बताता है कि इकोनॉमी में किस किस तरह की पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाए जिससे कि कंट्री के जीडीपी ग्रोथ अच्छे से बढ़ सके। इसीलिए ये सारी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ये आपके चैप्टर का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके चैप्टर में लास्ट में जो एबिलिटी जोन दिया हुआ है उसमें ये टॉपिक देखने को मिलता है। ये टॉपिक एग्जाम में पूछा भी जाता है और आप सभी ये टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, क्लास 10th में जब हम सोशल स्टडी पढ़ते हैं वहां पर हम ये टॉपिक पढ़ कर आते हैं कि 1929 या 1930s का वो पीरियड जब वर्ल्ड इकोनॉमी ने ग्रेट डिप्रेशन फेस किया था। ये ग्रेट डिप्रेशन क्या है? ग्रेट डिप्रेशन वह पीरियड होता है जब एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड बच्चों क्यों फॉल होती है? क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाता है। जब सोर्स ऑफ इनकम कम है, डिमांड कम है, तो पॉवर्टी बढ़ जाती है। पॉवर्टी बढ़ने का कारण क्या होता है? लोगों की नौकरियां छूट जाती हैं और ये सारे रीजन ही थे जिनकी वजह से हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है। At last, I am giving you some questions, and these questions students you all do on classwork notebook.